Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about G20 summit. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखिए, for the year 2023 इंडिया इज होल्डिंग प्रेसिडेंसी ऑफ G20। ये तो कई दफा हम लोग देख चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेकिन अब G20 की जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, साल भर से अलग 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 मीटिंग्स चल रही थी हमारे देश में ऑफ G20। लेकिन G20 की जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है जिसका नाम है G20 लीडर्स समिट, वो आज और कल दिल्ली में कंडक्ट कराई जाएगी 9th एंड 10th सितंबर को। And this will mark the culmination of India's year-long presidency of G20। तो ये एक साल का जो हमारा प्रेसिडेंसी है इसके साथ अब खत्म हो जाएगा। और इस G20 समिट में, लीडर्स समिट में G20 लीडर्स डिक्लेरेशन होगा, जो पूरे साल भर में जो भी इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं वो एक जगह G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में अनाउंस किया जाएगा। तो एक बार हम फिर 10 तारीख के बाद देखेंगे मंडे को कि क्या है G20 लीडर्स डिक्लेरेशन दिस ईयर, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है तो इंडिया विल सेट द एजेंडा, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा, बट वो हम लोग मंडे को देखेंगे। आज हम लोग G20 के बारे में समझेंगे कि देखिए ये 20 देश, उसमें से तो 19 कंट्रीज हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन, मिलाकर के बनता है G20। और ये जो G20 की समिट होने वाली है, लीडर्स समिट, ये होगा भारत मंडपम में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हॉल इसी पर्पस के लिए बनाया गया है दिल्ली में। और कल हमने इसके आगे जो स्टैचू, नटराज स्टैचू इंस्टॉल किया गया है उसके बारे में भी चर्चा की थी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज G20 एंड व्हाट डज इट डू। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, बट एग्जैक्टली 20 देश नहीं है इसके अंदर, 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन इसका हिस्सा है, जो मिलकर के बनाते हैं G20। ये 20 देश यहाँ इनके नाम लिखे हुए हैं, एक बार आपको इनको देखना होगा क्योंकि इस साल के लिए G20 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी G20 से रिलेटेड फिल्म्स में सवाल आया है, आने वाले साल में भी आ सकता है। 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है। इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग देशों के बारे में। तो एक उसमें से ध्यान देने वाली बात है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा में हमारा देश अगर आप देखेंगे तो बाकी G20 कंट्रीज की तुलना में काफी पीछे है। इवन चाइना या रसिया से भी हम काफी पीछे हैं। इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ टू यूएस, तो हमारा लगभग जीडीपी पर कैपिटा जो है वो लगभग 9 to 10 टाइम्स लेस है, बट वी आर अबाउट 3 टाइम्स लेसर इन जीडीपी पर कैपिटा इवन एज कंपेयर टू अर्जेंटीना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। इनफैक्ट मैं इस पे इसलिए आपको कह रहा हूँ ध्यान देने के लिए, ताकि ये सब कुछ डेटा जो है, जब वो स्टार्क डेटा हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में रह जाता है। सो दिस इज एन एरिया वेयर इंडिया हैज टू मार्क इम्प्रूवमेंट इन कमिंग ईयर्स, देन ओनली वी कैन बिकम ट्रूली डेवलप्ड कंट्री। जो G20 ग्रुप है, अगर इसको देखें तो इसका सिग्निफिकेंस अगर आप समझने की कोशिश करें तो अलोन दिस ग्रुप रिप्रेजेंट्स अबाउट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन तो एक मेंबर है ही G20 का, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐसे देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, बट दे होल्ड मेंबरशिप ऑफ G20 ऑन इंडिविजुअल बेसिस ऑल्सो। अब जरा देखते हैं हिस्ट्री कि हाउ डिड G20 कम इनटू बीइंग, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो G20 से रिलेटेड बातचीत होने लगी थी कि ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहिए वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज का आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, बिकॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 was a watershed moment for global politics and global economy. It was understood as a point where it was almost clear कि closed socialist economy is inefficient and integrated market economy is the only way out, जिसको हमने नाम देखा है जिसका वॉशिंगटन कंसेंसस। 4-5 दिनों पहले जब हम WTO की चर्चा कर रहे थे वहां हमने देखा था अबाउट द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस दैट अल्टीमेटली लेड टू फाउंडेशन ऑफ WTO इन 1995। तो 1991 से ही ऐसी चर्चा चल रही थी कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाना चाहिए जहां पे फिर दुनिया के देश आपस में कोलैबोरेट करें इन
free manner so that open economy, integrated economy could be promoted. And at the same time, the Cold War dynamics was getting over, so new relations were to be established. इस कारण से बात चल रही थी कि G20 ऐसी कोई ग्रुप बनाई जानी चाहिए. एग्जैक्टली G20 नाम तो नहीं था उस वक्त, लेकिन 1997 में स्टार्ट हुआ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने इकोनॉमी की क्लास में बताया भी है कई सारे स्टूडेंट्स को, कुछ बैचेज में नहीं भी बताया है. मैं यहाँ पे एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं यहाँ शॉर्ट में मैं इसको समझा पाता हूँ कि नहीं. देखिए, आपको बताया मैंने, सारे बैचेस को बताया है मैंने कि चाइना ने कैसे फ्रीक्वेंट डिवैल्यूएशन करके अपनी इकोनॉमी का एक्सपोर्ट बूस्ट किया, और उससे उसने अपनी अपनी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बना दिया. So China became quite successful economy by following this method of devaluation plus export-led growth, partial opening of its economy where it focused only on export but did not allow import to that extent. So China की success story inspired other economies of the world, the hope that they could also perhaps replicate China's success. इसमें कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज एंड ईस्ट एशियन इकोनॉमीज. फॉर एग्जांपल मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब साउथ ईस्ट एशिया के हैं. प्लस कोरिया, ये तो ईस्ट एशिया में. इंडोनेशिया अगेन साउथ ईस्ट एशिया. ये 5 इकोनॉमी खासकर, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फॉलो चाइनाज मॉडल ऑफ फ्रीक्वेंट डिवैल्यूएशन. बार बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहे थे ताकि एक्सपोर्ट बढ़े. एक्सपोर्ट बढ़ता था तो फॉरेक्स रिजर्व अर्निंग हो रही थी. लेकिन जब जब करेंसी डिवैल्यूएशन होता है, लोकल करेंसी डिवैल्यूएशन होता है, तो उस वक्त करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क उठाना पड़ता है टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स. जो भी विदेशों से मान लीजिए कि $1000 लेकर के आपके देश में आया, और उस वक्त $1 बराबर 50 रुपए थे. उसने तो अपने $1000 को कन्वर्ट कर लिया रुपए में, और 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारे देश में. उसके हाथ में तो अभी 50,000 रुपए हैं, और हमने अपनी इकोनॉमी का एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए अपनी करेंसी को थोड़ा डिवैल्यूएट कर दिया. मान लीजिए $1 बराबर 50 रुपए से कर दिया $1 बराबर 60 रुपया. तो जिस फॉरेन इन्वेस्टर ने 50,000 रुपए कन्वर्ट किए थे, अपने $1000 को 50,000 रुपए में कन्वर्ट किए थे, उसका 50,000 रुपया तो टेक्निकली $1000 से कम हो गया. 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 60 ये होगा. तो आई जस्ट होप, चाइना की सक्सेस स्टोरी आपको याद है, मैंने क्लास में बताया है. डिवैल्यूएशन लेड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की इन्होंने. ये बार बार डिवैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन उस प्रोसेस में फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगातार नुकसान हो रहा था बिकॉज ऑफ करेंसी रिस्क. और इसी कारण से एकाएक से फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्टेड टू पुल आउट फ्रॉम दीज इकोनॉमीज एट मास स्केल. और जिस कारण से फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पुल आउट होने लगे, इस कारण से इन देशों के अंदर फॉरेक्स रिजर्व की बहुत ज्यादा कमी हो गई. इनका एक्सचेंज रेट काफी ज्यादा फ्री फॉल करने लगा. दिस सिचुएशन इज नोन बाय द नेम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच वाज मेनली सीन इन दीज 5 इकोनॉमीज. तो एशियन इकोनॉमीज 1997 में डिवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी अल्टीमेटली लीडिंग टू दिस फाइनेंशियल क्राइसिस. तो उसके बाद, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक ग्रुप बनाया गया, एक टेम्पोररी ग्रुप बनाया गया, ताकि इस क्राइसिस को होल्ड किया जा सके. अदरवाइज इकोनॉमिक क्राइसिस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल अल्टीमेटली लीड टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमीज आर इंटरकनेक्टेड. तो 1999 में इस क्राइसिस को होल्ड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए एक फोरम बुलाई गई, इनफॉर्मल फोरम, जिसमें दुनिया भर के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिले. और उस 1999 के फोरम में बातचीत हुई कि ओके फाइन, फ्रॉम नाउ ऑन लेट अस मीट एनुअली इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इंस्टेंसेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो इस तरीके से शुरू हुआ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. तो 1999 से लेकर के 2008 तक, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ये G20 की जो इनफॉर्मल मीटिंग होती थी, उसमें वर्ल्ड लीडर्स नहीं मिलते थे, हेड ऑफ द स्टेट्स नहीं मुलाकात करते थे. उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आपस में मुलाकात करते थे, टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज. तो आप कह सकते हैं कि 1999 से लेकर के 2008 तक G20 वाज एसेंशियली एन इकोनॉमिक फोरम. देन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्टेड. इट मेनली स्टार्टेड फ्रॉम द यूएस. यूएस के अंदर
जो हाउसिंग सेक्टर में पहले बर्स्ट आया। देखिए, किसी भी सेक्टर में बर्स्ट कैसे आता है? जब उस सेक्टर में लोग जो हैं उस सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वर्थ से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेकुलेशन। आपने अगर सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम वाली सीरीज देखी होगी। प्रॉब्लम क्या होती है? जब किसी चीज का वैल्यू होना चाहिए 30 रुपए, लेकिन उसमें माहौल बना करके उसका वैल्यू कर दिया जाता है 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए। कुछ लोग तो इंटरमीडिएट फेज में फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बबल बिल्ड हो रहा है, बबल विल बर्स्ट। यही हो रहा था हाउसिंग सेक्टर में यूएस में, बिकॉज द इकोनॉमी वाज बुलिश। बुलिश मतलब ऑन द हाइयर साइड। everyone was very positive or optimistic about the economy, so everyone was buying house, mainly housing sector, and people were investing or spending more and more। 50 लाख का घर लोग 1.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। एंड देन स्टार्टेड बर्स्ट इन हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर में बर्स्ट हुआ। जिन जिन बैंक्स ने लोन दिया था लोगों को घर खरीदने के लिए, अब लोग लोन नहीं लौटा पा रहे थे, ईएमआई नहीं लौटा पा रहे थे, तो बैंक्स ने घर को अक्वायर किया और ऑक्शन करने गए। लेकिन उनका रियल वैल्यू तो 50-60 लाख के आसपास है। बहुत सारे लोग जो है डिफॉल्ट करने लगे लोन पे। बैंक ने तमाम घर अक्वायर किए। कई सारे बैंक जो है वो घर ऑक्शन कर रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं आ रहा है, तो बैंक्स को घाटा होने लगा। उसने लोन दिया था 1.5 करोड़ का इस इंसान को, मान लीजिए ये इंसान लोन नहीं लौटा पाया, इसने उसका घर अक्वायर कर लिया, उसके घर को ऑक्शन कराने जा रहा है, मार्केट में 50 लाख ही मिल रहा है, तो बैंक को हुआ ना 1 करोड़ का नुकसान। इस तरीके से बैंक्स को कई सारे नुकसान हुए। कुछ बैंक्स फेल हुए। सबसे पहले फेल होने वाला बैंक था लेमन ब्रदर्स, and that led to a situation of bank run. And you know, when bank run is a situation where series of banks starts to get fail, that situation is known as bank run। ये भी मैंने बेसिक इकोनॉमी क्लास में पढ़ाया है। तो दिस हैपेंड इन द यूएस। और एक बार जब बैंक्स फेल होने लगे तो पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स होने लगा एक बार के लिए। एंड यूएस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। all economies in the world are connected with the US. So slowdown in the US meant economic slowdown in world economy, and that led to global financial crisis in 2008। The global financial crisis that started in 2008 was compared with the Great Depression of 1929। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड कंट्रीज ने फैसला किया कि ओके फाइन, लेट अस हैव अ लार्जर मीटिंग। द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड शुड मीट एनुअली and discuss all the major areas, not just economic areas, but other areas also, maybe terrorism, maybe insurgency and all। And 2008 global financial crisis के बाद the G20 informal summit, which was earlier only about finance ministers and central bank governors, was upgraded into G20 leaders summit। G20 लीडर्स समिट में दुनिया भर के जो G20 कंट्रीज हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट्स मीट, दे डिस्कस द अराइजिंग चैलेंजेस फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, उनके चीफ्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और तब से हो रही है G20 लीडर समिट, जो आज हमारे देश में शुरू हो रहा है। दिस इज G20 लीडर समिट, द हाइएस्ट समिट अंडर G20। हाउ डज G20 वर्क्स? तो देखिए, स्टिल G20 चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, बट G20 इज अ इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब ये हुआ कि इसका अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसके अपने कोई स्टाफ नहीं है। इसका क्या एजेंडा होगा वो भी डिसाइड करने का एक तरीका है। जो कंट्री चेयरमैन से फोल्ड कर रहा है वो एजेंडा सेट करता है, उस एजेंडा पे बातचीत होती है। तो इस पर्टिकुलर G20 लीडर समिट में जो आज से शुरू हो रही है, इसका एजेंडा इंडिया सेट करेगा। और एक बार अगर फैसले हो भी गए एजेंडे पे कि ठीक है ऐसे ऐसे हम लोग इस मुद्दे पे काम करेंगे, तो उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टली G20 के पास कोई मैकेनिज्म है नहीं। Implementation of the decisions made on G20 platform will be also done with help of some other formal institutions। For example, suppose G20 takes a decision with respect to international trade कि ऐसे ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के। सो नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन regarding international trade will get implemented via some other institutions, for example WTO। WTO is the best institution for implementing norms related to international trade। तो G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ना ही उसका अपना सेक्रेटेरिएट है, ना खुद के स्टाफ है। एजेंडा प्रिसाइडिंग कंट्री सेट करता है, एजेंडे पे फैसला हो भी गया तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करना होता है। G20 की अगर प्रेसिडेंसी की बात की जाए तो उसके लिए एक ट्रोइका होता है। ट्रोइका को हिंदी में कहते हैं तिकरी।
तीन देश मिल करके G20 ट्रॉयका बनाते हैं। जैसे मौजूदा ट्रॉयका है दैट इंक्लूड्स इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। तो ट्रॉयका इंक्लूड्स प्रीवियस प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट एंड अपकमिंग प्रेसिडेंट। तो ये तीन देश 2024 में G20 की प्रेसिडेंसी होगी ब्राजील के साथ, और फिर ट्रॉयका होगा इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। तो ये ट्रॉयका इन जनरल डिसाइड करते हैं एजेंडा। उसमें भी जो चेयरिंग कंट्री होता है उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है एजेंडा सेट करने का। तो इस तरीके से ट्रॉयका ऑफ G20 वैरीज। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद द ट्रॉयका विल बी इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। G20 की प्रेसिडेंसी आखिर डिसाइड कैसे होती है ये भी जरा समझ लेते हैं। तो G20 के जो कंट्रीज हैं 19 देश, यूरोपियन यूनियन को तो हटा दिए, दैट्स नॉट अ कंट्री। तो दैट्स नॉट ए कंट्री। तो G20 के जो देश हैं 19 देश, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऐसे: G1, G2, G3, G4, G5। इंडिया इज इन ग्रुप 2। और जो प्रेसिडेंसी है इट रोटेट्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। जैसे ग्रुप 1 के पास प्रेसिडेंसी रहेगी, फिर ग्रुप 2 के पास, ग्रुप 3 के पास। जैसे अभी ग्रुप 2 के पास है तो फिर अगला जाएगा प्रेसिडेंसी ग्रुप 3 के पास, ब्राजील के पास। तो ग्रुप 2 में है अभी इंडिया के पास, अभी ग्रुप 3 के पास जाएगा अगला प्रेसिडेंसी। अब ग्रुप 3 में किसके पास जाएगा, अर्जेंटीना के पास कि ब्राजील के पास कि मेक्सिको के पास, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन दिस थ्री कंट्रीज। फिर ग्रुप 4 में जाएगा। अब ग्रुप 4 में किसके पास होगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इस तरीके से कुछ फैसला होता है। तो दैट इज हाउ द प्रेसिडेंसी इज डिटरमाइंड। अभी जब G20 की समिट बुलाई जाती है तो G20 की समिट में जो G20 मेंबर कंट्रीज हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट्स तो आते ही हैं। उसके अलावा सम अदर मेंबर कंट्रीज एंड देयर हेड ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो इनवाइटेड। फॉर एग्जांपल इस साल के हमारे एडिशनल इनवाइटीज हैं ऐसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, यूएई, स्पेन एंड ओमान। ये G20 का हिस्सा नहीं है बट दे आर ऑल्सो बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन G20 मीटिंग एज G20 इनवाइटीज। अब G20 के लोगों की बात कर ली जाए इस साल के लिए, तो जो भी देश प्रेसिडेंशिप होल्ड करता है उसके पास होता है उस साल के G20 का लोगो डिसाइड करने का अधिकार। So India has designed logo for this year's 2023 for G20, और ये है इस साल का लोगो। इसमें एक लोटस है, लोटस में आप देखेंगे 7 पेटल्स। These 7 petals reflect 7 continents of our अर्थ। ये अर्थ है G20 में। और फिर जो टैगलाइन है वो है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो वासुदेव कुटुंबकम इज ethos of Indian culture कि वी कंसिडर एंटायर वर्ल्ड एज वन लार्ज कम्युनिटी और विलेज। वही है G20 का इस बार का टैगलाइन। G20 से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में ये प्रश्न आया था, 2022 में भी आया था। G20 से रिलेटेड सवाल लगातार आ रहे हैं, तो आने वाले साल में भी उम्मीद है G20 से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और जितना मैंने आपको यहाँ समझाया है उसके बेसिस पे आप G20 के ऊपर एक एस्से भी लिख सकते हैं। एस्से नॉर्मली एग्जाम में 1000 to 1200 वर्ड्स लिखना होता है, बट आप यहाँ पे कोशिश कीजिए लगभग 500 to 600 वर्ड्स का एस्से लिखने को। एक एस्से मैंने मोटा मोटा प्रिपेयर किया था इस बार अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस लिख रहे थे एपीएससी का, वो एस्से का पीडीएफ भी मैं ऐसे कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा। सो यू प्लीज अटेम्प्ट ऑन योर साइड एंड देन आई विल बी सप्लाइंग बेसिक हिंट्स रिगार्डिंग अ essay on G20, जिससे आप उसको थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हो, बट प्लीज राइट इट। The next article is about end of old multilateralism. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Multilateralism होता क्या है? Multilateralism means a practice at global scale where different countries sit together, come together and cooperate in order to find solution to the emerging challenges faced by world in a collective fashion। सरल भाषा में इसको कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। दुनिया के अलग अलग देश एक साथ मिले, जरूरी नहीं कि सारे देश एक साथ मिले, बट कुछ देश 10, 15, 20 एक साथ मिले और कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ सॉल्यूशन या स्ट्रेटजीज डिसाइड करें। तो दैट इज नोन एज मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म को डिफाइन करता है यूनाइटेड नेशंस। यू सी अ जॉइंट स्टेटमेंट
entitled Together for Stronger Multilateralism to mark 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, कहता है कि मल्टीलैटरलिज्म में क्या क्या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो इंश्योर सस्टेनेबल फाइनेंस, डिजिटल रिवॉल्यूशन को कैसे प्रमोट किया जाए, इंश्योर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, जेंडर इक्वालिटी, तो ये सब मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं अंडर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स, पीस, सिक्योरिटी, जस्टिस, ऑल। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल फोरम्स जिस पे इंडिया इज अ मेंबर, ऑफ कोर्स G20 जिसके बारे में हमने चर्चा की अभी, यूनाइटेड नेशंस, SCO, ब्रिक्स, दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स वेयर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स वेयर इंडिया इज अ मेंबर। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा है सी राजा मोहन साहब ने। सी राजा मोहन साहब इज वेरी रेप्यूटेड पर्सन एज फार एज कॉलम्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंसर्न, तो उनके कॉलम्स में आप आइडियाज को पिक करना चाहिए। मैं अक्सर उनके आर्टिकल्स कवर करता हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आप आंसर लिखते वक्त भी उनको कोट कर सकते हैं मेंस में, एज पर सी राजा मोहन। तो आप लिख सकते हैं कि आज पर मिस्टर सी राजा मोहन, expert in the field of international relations, old multilateral order are weakening in global politics। जो पुराने मल्टीलैटरल सिस्टम्स थे वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, ऐसा सी राजा मोहन साहब कहते हैं। क्या कारण है कमजोर होने के पीछे? सबसे बड़ा फैक्टर है चाइनाज अग्रेशन। यू सी, चाइना हैज बीन वेरी अग्रेसिव इन इट्स actions as far as its interaction with global पॉलिटिक्स और ग्लोबल ऑर्डर इज कंसर्न। इसको कभी कभार चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नाम से भी माना जाता है। वुल्फ वॉरियर, चाइना कंसिडर्स इटसेल्फ एज अ वुल्फ वॉरियर, अ लोन वॉरियर। वुल्फ वॉरियर कॉन्सेप्ट वेयर चाइना बिलीव्स कि वो अकेला वॉरियर है, बाकी पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो रखी है। चाइना इन सच मैनर, इन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, इज फॉलोइंग वेरी अग्रेसिव अप्रोच। टेरिटोरियल अग्रेशन आप देख सकते हैं, खासकर साउथ चाइना सी में। यू सी, चाइना हैज स्टार्टेड सो मेनी डिस्प्यूट्स। ये 9 डैश लाइन चाइना ने ड्रॉ कर दिया साउथ चाइना सी में। ये 9 डैश लाइन इज अ वर्चुअल लाइन। ऑफ कोर्स ये रियलिटी में ओशन के ऊपर तो नहीं ड्रॉ करेगा, बट मैप पे चाइना ने ऐसे 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिया। 9 ऐसे डैश डैश ड्रॉ करके बोला कि ये पूरा एरिया ओशन में हमारा है, और जितने भी यहाँ के जो आइलैंड्स हैं उसको चाइना ने डिस्प्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल स्पार्टली आइलैंड, पारासल आइलैंड। सो चाइना ने छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम डिक्लेयर कर दिया, और ये पूरा 9 डैश लाइन ड्रॉ करके डिक्लेयर कर दिया चाइना ने कि दिस एंटायर ओशनिक रीजन बिलोंग्स टू अस। दैट इज टेरिटोरियल अग्रेशन ऑफ चाइना। इस तरीके से यूनिलैटरल तरीके से अपना पावर कोई भी देश असर्ट करेगा तो मल्टीलैटरल ऑर्डर तो टूटेगा ही। चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी वोकेबुलरी होती है, और आप जब आंसर उस वोकेबुलरी में लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा होगा, बेहतर मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, दैट कुड बी यूज्ड। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना की जो है, उसमें चाइना क्या करता है कि दुनिया के अलग अलग देशों को पहले लोन देता है और फिर उस लोन में वो फंसा देता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश डेट ट्रैप में फंसे हैं चाइना के। सो दैट इज अनदर वे ऑफ चाइनाज एग्रेशन। इसको आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एग्रेशन। ये भी कारण है कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो वीक पड़ रहा है दुनिया भर में। रसिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, रसिया हैज बिन बुलिंग यूक्रेन, हैज बिन थ्रेटनिंग यूक्रेन, नॉट जस्ट सिंस 2021। 2021 में जो उसने 2022 में, आई एम सो सॉरी, उसने जो अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, दैट वाज द सेकंड अग्रेशन ऑफ रसियाज ओवर यूक्रेन। 2014 में भी रसिया ने इस तरह का अग्रेशन स्टार्ट किया था यूक्रेन के ऊपर, जहां पे उसने यूक्रेन के इस क्रीमिया नाम के छोटे से लैंड को, क्रीमियन पेनिनसुला को अक्वायर कर लिया था। अब रसिया के अपने आर्गुमेंट्स हैं कि क्रीमिया में ज़्यादातर रशियन नेशनलिटी के लोग रहते हैं, दैट इज वाई क्रीमिया हैज टू बी अनेक्स्ड। बट द फैक्ट इज कि रसिया वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर दिस स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ सेवास्टोपोल ऑफ क्रीमिया, and that is why it acquired this Crimean Peninsula from Ukraine in 2014. Because Ukraine since 2010 itself has been showing inclination towards Western economies, US group, or of course Russia will not like that. Ukraine has been showing inclination to join NATO, तो इस कारण से रसिया ने क्रीमिया को अक्वायर कर लिया। तो इस तरीके के जब फोर्सफुल अग्रेसिव एक्शंस होते हैं तो नेचुरली ग्लोबल मल्टीलैटरल ऑर्डर को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए, जब रसिया ने क्रीमिया को अक्वायर किया था 2014 में, उसके बाद रसिया वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ G8 ग्रुपिंग। जैसे G20 है
दुनिया के 20 देशों की ग्रुपिंग, वैसे ही G8 है दुनिया के 8 मेजर देशों की ग्रुपिंग। उसमें से रसिया वाज एक्सपेल्ड एंड देन G8 वाज रिड्यूस टू G7। बट रसिया के एक्सपल्सन के बाद से G7 हैज वीकेंड। तो दैट इज अनदर एग्जांपल कि हाउ मल्टीलेटरल order is weakening in present time because of aggression by China or Russia. US has also been taking many unilateral decisions, especially during the Donald Trump regime from 2016 to 2020. यूएस ने कई सारे ग्लोबल ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया जो ओबामा रेजिम ने स्टार्ट किए थे। फॉर एग्जांपल ईरान न्यूक्लियर डील, पेरिस क्लाइमेट डील, उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज ट्रीटी जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाना था, ओपन स्काई ट्रीटी, इन सब से यूएस ने विड्रॉ कर लिया ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप टाइम। पेरिस क्लाइमेट डील को वापस से जैसे ही जो बिडेन बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसीजन वाज टू रीजॉइन यूएस अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। बट एक बार बाहर जाना फिर अंदर आना, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को स्टॉप कर दिया यूएस ने ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप रेजिम। ऑल सच थिंग्स indicates कि US during Donald Trump regime weakened the multilateral order, these multilateral institutions. See WTO की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है that frames policies regarding international trade so that there is a uniformity maintained in international trade amongst the world countries. WTO के बारे में तो ये आप जानते हैं। अब WTO में क्या होता है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होते हैं जो जनरली हर 2 साल पे होते हैं, जहां पे फैसले लिए जाते हैं अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के तमाम देश जो WTO के मेंबर हैं वो मिलकर के फैसला लेते हैं। एक बार जब अग्रीमेंट हो गया, कोई भी देश अगर उस लॉ WTO के लॉ के अगेंस्ट जाता है तो कोई दूसरा मेंबर कंट्री WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में उस वायलेटिंग कंट्री के खिलाफ केस कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कंट्री ए ने कोई WTO का कानून तोड़ा, एक कानून जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हो चुका है, तो कोई दूसरा देश बी जो WTO का मेंबर है वो उस कंट्री ए के खिलाफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में केस ला सकता है। और अभी देखिए, जब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में केस आ जाएगा तो फिर द मैटर विल बी रेफर टू WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पैनल, और पैनल अपना फैसला सुनाएगी कि ए जो है वो उसने गलती की है या नहीं की है। पैनल के फैसले के खिलाफ फिर मैटर कैन गो टू एपिलेट बॉडी ऑफ WTO एंड एपिलेट बॉडीज डिसीजन विल बी फाइनल। सो इस तरीके से WTO काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज लेजिस्लेटिव बॉडी जहां पे कानून बनते हैं, एंड दिस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इज एडजुडिकेटरी बॉडी, जजेस की तरह काम करते हैं। इसमें भी 2 अलग अलग लेवल हैं। तो अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी काम ना करे ठीक से तो इसका मतलब है WTO बिकम्स डिसफंक्शनल। और होता क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर जो एपिलेट बॉडी है इसके अंदर 7 जजेज होते हैं। 7 में से मिनिमम 3 जजेस का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू मीट कोरम, तभी जाकर के अपीलेट बॉडी फंक्शन कर पाएगा। और यूएस कई सालों से अपीलेट बॉडी के अंदर जो जजेस की वैकेंसी क्रिएट हुई है उसमें नए जजेस को अपॉइंट होने दे ही नहीं रहा है। उसी 7 मेंबर बॉडी है अपीलेट बॉडी, यहाँ पे मिनिमम 3 जजेस की कोरम होनी चाहिए। कई सालों से यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं, एक ही जज है, बाकी को अपॉइंट होने नहीं दे रहा है। US has been obstructing. That means appellate body is not functioning in WTO. If appellate body is not functioning in WTO, that means entire dispute settlement body is dysfunctional. And if entire dispute settlement body is dysfunctional, that means WTO is dysfunctional. So US has been deliberately weakening WTO by preventing the quorum of its dispute settlement body by not allowing the world countries to fill the vacancy in appellate body. So this is a very good example कि how US is weakening multilateral order. क्यों कर रहा है ऐसा US? क्योंकि US is no longer that efficient economy who is benefiting from international trade. यही यूएस इसने 1995 में दुनिया भर के कंट्रीज को कन्विंस करके वाशिंगटन कंसेंसस करा के बनवाया WTO. नाउ इट इज नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम international trade, so it wants to hinder international trade, it wants to hinder free economy because it is not that competitive as it used to be earlier, and that in that process it is hindering the functioning of WTO. It has made WTO a dysfunctional organization. That is another example कि how old multilateral orders are weakening. इस पे अलग से यूपीएससी ने पूरा प्रश्न पूछा है कि हाउ WTO, यूएस ने तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया था कि WTO फॉर मी इज वर्ल्ड वर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Because now they are not able to benefit from international trade.
Similarly, legitimacy of UNSC is under challenge. You know, UNSC में 5 कंट्रीज को वीटो पावर मिला है, 5 permanent countries known as P5 countries. So these P5 countries having veto power, extraordinary power, indicates कि UNSC is not a democratic institution, and UNSC is also blocking any possibility of democratic expansion. And these P5 countries have been repeatedly misusing their veto power. इनको veto power क्यों दिया गया था? In the hope that these are 5 responsible countries, major countries of the world. These are responsible countries, so they must get extraordinary power in order to take extraordinary decisions in interest of world. But they are using these power in vested interest. So that is selfishness. That means UNSC एक private club जैसा बन चुका है, where 5 countries are having extraordinary power, and this is how UNSC itself is losing its legitimacy. This is a question that is waiting to come separately in mains. The need for reforms in UNSC. You see, our Prime Minister said कि the world cannot fight today's challenges with outdated structure, and UNSC का ये जो structure है P5 countries का, कि only 5 countries are responsible and they should get extraordinary power to make decisions with respect to global challenges. This is outdated structure. Now new economies, new powerful countries have also emerged, especially India. And unless we restructure UNSC as per the current global order, UNSC remains an outdated structure and it will lose its legitimacy over a period of time. You see, these countries have been using its veto power for selfish interest. सीरिया के मामले में जब बशर अल असद के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है तो रसिया अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर लेता है, और फ्री सीरियन आर्मी के खिलाफ अगर कुछ किया जाए तो फिर यूएस वीटो पावर इस्तेमाल करता है। सिमिलरली इजराइल पैलेस्टीन मामले में भी कोई फाइनल कंक्लूसिव फैसला नहीं हो पाता, क्योंकि इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है, मिसयूज करता है। येमेन सिविल वॉर हैज बीन प्रोट्रैक्टेड फॉर सो मेनी ईयर्स बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन यूएस एंड रसिया ब्लॉक। रसिया जो है वो हुती वो जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर देगा, जबकि आई एम सो सॉरी, रसिया जो है वहाँ की हुती सियास को सपोर्ट कर देगा, जबकि यूएस ग्रुप जो है वहाँ के हद्दी सरकार को, जो सुन्नी सरकार है, उसको सपोर्ट कर देगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अभी अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करना शुरू किया है, आई अंडरस्टैंड कि आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं पता होगा। सीरियन सिविल वॉर क्या है, इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट क्या है, या येमेन सिविल वॉर क्या है। आई प्रॉमिस इन कमिंग डेज किसी दिन मैं इन सब पे अलग से डिटेल में एनालिसिस लेकर के आऊँगा। और अभी जो आप देख रहे हैं जो समरी पेज है वो मैं आपके पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। आई फॉरगॉट टू ऐड द समरी पेज हियर, बट आई विल बी एडिंग द समरी पेज इन द पीडीएफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC, National Common Mobility Card. This topic is important from our syllabus, GS Paper 3, Indian Economy point of view. देखिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये यूरोप में काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लेकर के आना चाहते हैं, जिसमें एक इस तरीके का कार्ड होगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसको आप जाएं कहीं भी इस्तेमाल कर लें। आपको मान लीजिए दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना है तो वहाँ इस्तेमाल हो गया, फिर बसेज में आपको टिकट के लिए इस्तेमाल करना है, बसेज में इस्तेमाल हो जाएगा, शॉपिंग करनी है शॉपिंग हो जाएगा। तो एनीवेयर, मेट्रो, कैब, बसेस, पार्किंग, एटीएम, एनीवेयर यू गो, दीज कार्ड शुड बी एबल टू मेक पेमेंट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का जो प्रोग्राम है दैट वाज स्टार्टेड इन 2019 में। देखिए, काम तो बहुत पहले से शुरू हो गया था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनफैक्ट 2006 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने प्रपोज कर दिया था कि वी शुड हैव सच काइंड ऑफ कार्ड विच इज वेरी कॉमन इन यूरोपियन इकोनॉमीज। इससे पेमेंट काफ़ी ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, तो सिस्टम जो है काफ़ी चैनलाइज या स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलप करने में लगभग 12-13 साल लग गए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 2007-8 में बनाया गया विथ एम ऑफ प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट, इसी एनपीसीआई ने रुपे कार्ड और यूपीआई ये सब प्रमोट किया है। दिस एनपीसीआई हैज बीन क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन विद द एम ऑफ प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट। तो एनपीसीआई को काम दिया गया कि आप ये एनसीएमसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कराएं। एनपीसीआई ने फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को काम दिया कि आप अलग अलग जगहों पे गेट्स या रीडर कार्ड्स डेवलप करें। तो दिस एनसीएमसी कॉन्सेप्ट इज अंडर वन नेशन वन कार्ड प्रोग्राम। ये पूरे देश भर में एक कार्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में। ये कार्ड आप वहां से चलेगा कोलकाता मेट्रो, कोची मेट्रो, हर जगह चले। वन नेशन वन कार्ड प्रोग्राम।
2006 से काम शुरू हुआ और इस तरीके का पहला कार्ड 2019 में लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस तरीके का वो कार्ड दिखता था, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, दैट कुड बी यूज्ड फॉर मल्टीपल काइंड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो सर्विसेज, टोल टैक्स एंड ऑल। बट ये कार्ड जो है इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। आपको भी पता होगा, हमारे स्टेट में आपने देखा है क्या ऐसा कार्ड कभी? नहीं ना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं देखा है। गुवाहाटी में नहीं दिखता, दिल्ली में लोगों के पास होता है। मेट्रो सिटीज के बाहर इतना पॉपुलर नहीं है, वो भी दिल्ली के बाहर इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसको पॉपुलर बनाने के लिए फिर अलग अलग बैंक्स को काम दिया गया कि आप भी इस तरीके का कार्ड डेवलप करो। तो आगे से जब डेबिट कार्ड आप देते हो लोगों को या क्रेडिट कार्ड देते हो तो इस तरीके का कार्ड दिया करो, विच इज इन लाइन विथ दिस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो इसी लाइन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड रिलीज किया है, वन नेशन वन कार्ड कॉन्सेप्ट लाइन पे। क्योंकि जब तक बैंक्स अलग से डेबिट कार्ड को इस तरीके का नहीं देंगे तब तक लोगों के बीच में इसको लेकर के अवेयरनेस नहीं आएगा। पीपल वोंट बी इन जनरल एबल टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। तो अब बैंक्स, एसबीआई ने देश का पहला बैंक की तरफ से ऐसा एक कार्ड रिलीज किया है जिसका नाम है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। इसका नाम ही है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। इट इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डेबिट कार्ड है, ऑफ कोर्स क्रिएटेड बाय रुपे, एंड इट इज इन लाइन विद द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो इसमें रुपे की टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी कि बेसिक डेबिट कार्ड का भी ये काम करेगा, प्लस ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी काम करेगा। रुपे कार्ड स्कीम, आई होप यू अंडरस्टैंड, रुपे कार्ड स्कीम भारत का अपना खुद का डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, मैस्ट्रो कार्ड होता है, वीजा होता है, सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो एनपीसीआई ने रुपे स्कीम लॉन्च किया जिसके अंदर हमारे खुद का अपना ऐसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम है। रुपे जो है इट कम्स फ्रॉम रुपी एंड पेमेंट, मिलाकर के हो गया रुपे। रुपे वर्क्स इन ऑल एटीएम्स इन इंडिया, इट वर्क्स इन सम इंटरनेशनल कंट्रीज आल्सो। रुपे से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने 2017 में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 3 climate related records broken in 2023. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे तो सवाल आता ही रहेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सब लोग लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बट इफ यू आर एबल टू गिव सम डेटा, कंक्रीट डेटा, देन योर आंसर विल बिकम इम्प्रूव्ड वन कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे रिलेटेड ये डेटा देखिए, हाल फिलहाल में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ऐसा डेटा कलेक्ट करते फिरेंगे, एग्जाम से पहले रटेंगे। यू सी 2023 में जिस साल में हम अभी हैं, एज पर WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 3 हीट से रिलेटेड 3 रिकॉर्ड टूटे हैं इस साल 2023 में। हॉटेस्ट समर का, हाईएस्ट ओशन सरफेस टेम्परेचर का एंड लोएस्ट अंटार्कटिक सी एक्सटिंक्ट का। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो अंटार्कटिक ऑफ कोर्स इज मेल्टिंग एंड दैट इज व्हाई अंटार्कटिक का जो सी एक्सटेंट है वो लोएस्ट हो गया। यू सी हॉटेस्ट समर, तो जून से लेकर के अगस्त महीना जो था उसका एवरेज टेम्परेचर था 16.77। इतना डिटेल में रटने की जरूरत नहीं है, ना इतना याद हो पाता है, बस इतना ही याद रखना। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि जून से लेकर के अगस्त वाज द हॉटेस्ट समर। बात की जाए अगर ओशन सरफेस टेम्परेचर की, तो अगस्त का जो ओशन सरफेस टेम्परेचर था दैट वाज वेरी हाई एज कंपेयर टू एवरेज। दिस इज एनोमली, एनोमली मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग, राइट। इनफैक्ट जून जुलाई अगस्त तीनों में ही एवरेज से ऊपर था, लेकिन अगस्त महीने का तो ट्रेंड अलग ही चल रहा है। यू सी दिस लोएस्ट अंटार्कटिक सी एक्सटेंट, यू सी दिस ईयर because of huge temperature, high temperature, Antarctic sea ice extent has been shrinking because of fast melting of Antarctic. And this data has been supported by NASA Earth Observatory because it keeps on continuous observation of Antarctic and Arctic region with help of satellite. तो ये 3 डेटा आप लिखेंगे, then you will be able to substantiate your argument that global warming, climate change is happening. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इंटरपोल से रिलेटेड, दोनों ही प्रश्न गलत हैं। इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट है नॉट इलेक्टेड बाय यूएनएससी एंड रॉ नहीं, सीबीआई कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम इंडियन साइड विथ इंटरपोल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।